बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुमैया जाहिदी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोशल सिक्योरिटी की तरफ से मिलने वाले सिकनेस बेनिफिट के बारे में। यानी वर्कर्स और उनके ज़ेरे किफ़ालत तमाम अफराद को सोशल सिक्योरिटी की तरफ से मिलने वाली इलाज मुआवजे की सहूलत के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और मज़ीद इसको प्रोसेस करने का जो भी तरीकाकार है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस पूरी वीडियो में मैं जो भी बात करूंगी वो इंक्लूडिंग फेडरल पाकिस्तान के तमाम एरियाज में एप्लीकेबल है। इनफैक्ट सोशल सिक्योरिटी का जो कानून है वो 1965 में बना, जो कि प्रोविजनल एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965 के नाम से जाना जाता है। और इनफैक्ट यही कानून जो है वो अब तक सिंध के अलावा पाकिस्तान के तमाम एरियाज में एप्लीकेबल है। सिंध गवर्नमेंट ने आफ्टर 18th अमेंडमेंट इस कानून को अपने सूबे के मुताबिक अमेंड किया और उसको द सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2016 का नाम दिया गया। इनफैक्ट आपकी मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए यहाँ स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है द प्रोविजनल एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965, जो कि सिंध के अलावा पाकिस्तान के तमाम एरियाज में एप्लीकेबल है। इसके सेक्शन 35 के अंडर जो है वो सिकनेस बेनिफिट के बारे में बताया जाता है और द सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2016 के सेक्शन 36 के अंडर हमें इस बेनिफिट के बारे में बताया जाता है। तो जो भी एम्प्लॉय एक सिक्योर्ड एम्प्लॉय है, यानी वो सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड है और उसका सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन अदा हो रहा है, अगर वो या उसके ज़ेरे किफ़ालत कोई भी फर्द जो है वो बीमार हो जाता है, तो वो सोशल सिक्योरिटी की तरफ से बिल्कुल मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलत हासिल करने के हकदार होते हैं। इसको हासिल करने का बेसिकली दो एलिजिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहली बात तो ये कि वर्कर का R5 कार्ड यानी सोशल सिक्योरिटी मेडिकल कार्ड बना हो। अब अगर आप उस कार्ड को बनाने का तरीकाकार जानना चाहते हैं तो आप हमारी सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन पर अपनी वीडियो देखिए, उसमें आपको उसका कंप्लीट प्रोसेस मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी सिक्योर्ड वर्कर है उसका कम से कम 3 माह का कंट्रीब्यूशन जो है वो सोशल सिक्योरिटी में अदा हुआ हो। अगर तो वर्कर इस एलिजिबिलिटी पे फॉल कर रहा है तो वो और उसके ज़ेले की किफ़ालत जो भी फ़र्द है वो सोशल सिक्योरिटी की उस डिस्पेंसरी से जो कि उसको वर्कर को R5 कार्ड के ऊपर अलॉट की गई है, उस डिस्पेंसरी से बिल्कुल मुफ्त अपने लिए इलाज मुआवजे की सहूलत हासिल कर सकते हैं। अभी हम आगे ये देख लेते हैं कि अगर आपकी बीमारी की वजह से सोशल सिक्योरिटी का जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, यानी सोशल सिक्योरिटी का जो डॉक्टर है, वो आपको काम से रेस्ट रिकमेंड कर देता है, तो उसको प्रोसेस करने का तरीकाकार क्या होता है? बेसिकली अगर आप बीमार होते हैं, आप सोशल सिक्योरिटी डिस्पेंसरी में अपने इलाज के लिए जाते हैं, वहाँ का जो डॉक्टर है वो ये समझता है कि अभी फॉर द टाइम बीइंग आप काम काज के काबिल नहीं है, तो वो एक रिकमेंडेशन फॉर्म पे या जिसे आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकेपेबिलिटी, यानी वो इस चीज़ का बयान होता है कि आप अपनी बीमारी की वजह से अभी काम काज के काबिल नहीं है, तो इतने अरसे के लिए आपको काम से रेस्ट दी जाए। बेसिकली उस रिकमेंडेशन फॉर्म की बिना पर आपको सोशल सिक्योरिटी डिस्पेंसरी से लीव फॉर्म पर, जिसे M1 और M2 फॉर्म बोला जाता है, लीव्स दे दी जाती है। M1 और M2 की मैं आपको डिटेल बता दूं। बेसिकली आपको डॉक्टर ने जितनी भी छुट्टियां दी हैं उसमें से पहली जो 2 छुट्टियां हैं वो आपको M2 फॉर्म पे दी जाती हैं और वो छुट्टियां अनपेड होती हैं, आपको उन छुट्टियों की कोई अदायगी नहीं होती। और बाकी जितनी भी छुट्टियां डॉक्टर ने आपको दी हैं वो तमाम जो है वो M2 फॉर्म पे होती हैं और उनकी आपको कंप्लीट पेमेंट हो जाती है। जब आपको M1 और M2 फॉर्म मिल जाता है और साथ में वो रिकमेंडेशन फॉर्म जो कि आपको डॉक्टर ने दिया है, इस फॉर्म के साथ आपको बेसिकली कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके वापस सोशल सिक्योरिटी डिस्पेंसरी में जमा करवाने होते हैं, जिसकी बिना पर आपको इन छुट्टियों की जो अदायगी है वो सोशल सिक्योरिटी की तरफ से होती है। तो आपको जब ये फॉर्म मिले, आप ये फॉर्म लेके अपने इदारे में उस ऑफिसर के पास जाएं जो कि सोशल सिक्योरिटी के साथ डील करता है। वो आपको एक B2 फॉर्म फिल करके देगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ B2 फॉर्म का फॉर्मेट।
देखिए ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, ये बेसिकली B2 फॉर्म है। इसमें वर्कर की तफसीलात वगैरह जो भी सोशल सिक्योरिटी नंबर है वर्कर का वो आ जाएगा। इस फॉर्म पे बेसिकली वर्कर के 6 माह का जो भी पेड कंट्रीब्यूशन होता है उसकी तफसील दर्ज होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिकनेस बेनिफिट हासिल करने के लिए मिनिमम 3 महीने का जो कंट्रीब्यूशन है वो अदा हुआ होना लाजमी है। लिहाजा अगर 6 मंथ का पूरा पेड नहीं भी है तो मिनिमम 3 की जो तफसील है वो इस फॉर्म के ऊपर फिल हो जाएगी। यहाँ पे मजीद जो भी इदारे का रजिस्ट्रेशन नंबर है सोशल सिक्योरिटी के साथ वो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। और जिस भी अमाउंट पे इदारा जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन अदा कर रहा है वो तमाम तर तफसील इस फॉर्म पे आ जाएगी। अच्छा, मजीद इस फॉर्म के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं, उनकी मैं आपको तफसील बता देती हूँ। सबसे पहले तो वर्कर के सर्विस सर्टिफिकेट की एक कॉपी इसके साथ अटैच होगी, वर्कर के शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी इसके साथ अटैच होगी, वर्कर के R5 कार्ड यानी कि सोशल सिक्योरिटी मेडिकल कार्ड की एक कॉपी इसके साथ अटैच हो जाएगी। और वर्कर का एम्प्लॉयर की तरफ से जो भी सोशल सिक्योरिटी में आखिरी माह का पेड कंट्रीब्यूशन की तफसील है उसकी तफसील जो भी है वो इसके साथ एक कॉपी अटैच हो जाएगी। ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स B2 फॉर्म और जो लीव फॉर्म्स आपको और जो रिकमेंडेशन फॉर्म डॉक्टर की तरफ से आपको मिला है, ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपके इस जो ऑथराइज ऑफिसर है सोशल सिक्योरिटी में इसके साइन के साथ अटेस्ट एंड स्टैम्प हो जाएंगे। और देन ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप सोशल सिक्योरिटी डिस्पेंसरी में जमा करवाएंगे तो आपकी जो पेमेंट है वो आपको सोशल सिक्योरिटी की तरफ से हो जाएगी। अच्छा, इसकी पेमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। जैसे ही आपका जो केस है वो चेक हो जाता है उसकी वैलिडिटी सोशल सिक्योरिटी की तरफ से तो इसकी अदायगी आपको हो जाती है। बाय मैक्सिमम इसमें आई थिंक 1 माह का टाइम लगता है, अगर बहुत भी ज़्यादा लगे तो इससे ज़्यादा का टाइम इसमें नहीं लगता। एक चीज याद रहे कि आपको जब डॉक्टर सर्टिफिकेट ऑफ इनकैपेसिटी देता है, जो रिकमेंडेशन फॉर्म के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं, M1 M2 फॉर्म आपको डिस्पेंसरी की तरफ से मिल जाए, ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट करके मैक्सिमम 7 दिन के अंदर अंदर वापस जमा करवाने होते हैं। इससे ज्यादा जो है इसमें डिले नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपकी जो लीव्स हैं जो डॉक्टर ने आपको पहली मर्तबा दी हैं वो मुकम्मल होने पर डॉक्टर ये समझता है कि आपने अभी तक जो है वो बीमारी से रिकवर नहीं किया और आपको बीमारी से की वजह से जो है वो मजीद रेस्ट चाहिए, तो डॉक्टर आपकी जो लीव है वो एक्सटेंड भी कर सकता है यानी बढ़ा भी सकता है। और इस बार जो तमाम तर लीव्स हैं वो आपकी M2 फॉर्म पे होंगी, यानी तमाम लीव्स जो है वो आपको पे होंगी, उसमें से कोई कटिंग नहीं होगी। इसको प्रोसेस करने का तरीकाकार भी वही है, आपने ये फॉर्म लेके अपने इदारे में जो है वो जाना है, लेकिन इस बार इस फॉर्म के साथ सिर्फ और सिर्फ वर्कर के एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी और वर्कर के R5 कार्ड की कॉपी अटैच होगी और वहां से स्टैंप होके ये जो है वापस डिस्पेंसरी में जमा हो जाएंगी। M1 और M2 फॉर्म के जो डुप्लीकेट फॉर्म्स होते हैं वो आपके रिकॉर्ड के लिए होते हैं, वो आपने अपने पास रखना है और ओरिजिनल जितने भी फॉर्म्स हैं वो आपने डिस्पेंसरी में जमा करवा दें। एक और चीज इसमें ये कि जब आप बीमारी से रिकवर कर लेते हैं, आप डॉक्टर को चेक करवाते हैं, आपका डॉक्टर ये समझता है कि आपको मजीद लीव्स की जरूरत नहीं है, अब आप बीमारी से कंप्लीटली तौर पर रिकवर कर चुके हैं, फिर वो आपको एक मेडिकल फिटनेस देता है जिसे बेसिकली M3 फॉर्म बोला जाता है। उसके ऊपर वो आपको रिकमेंड कर देता है कि आप जो है वो बीमारी से रिकवर कर चुके हैं, लिहाजा इस डेट से आप वापस काम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपने सिंपली वो जो M3 फॉर्म है वो अपने इदारे में शो करना है और वापस अपने काम को ज्वाइन कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, आप लोगों के माइंड में भी ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि इन केस वर्कर या उसके डिपेंडेंट्स में से किसी का भी जो इलाज है वो अगर सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल में मुमकिन नहीं है तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि इन केस वर्कर या डिपेंडेंट्स में से किसी का भी जो इलाज है वो सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल में मुमकिन नहीं है तो सोशल सिक्योरिटी का जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो कानून के मुताबिक इस चीज के लिए एलिजिबल है
कि वो वर्कर या डिपेंडेंट में से किसी को भी किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर सके जहां पर कि उसकी बीमारी का जो इलाज है वो मुमकिन है। अगर आपको ऐसी कोई भी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है तो सोशल सिक्योरिटी का जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो एक रेफर फॉर्म के ऊपर आपको किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में रेफर कर देगा जहां पर कि आपकी बीमारी का जो इलाज है वो मुमकिन है। अच्छा, इस केस में जो पेमेंट का तरीकाकार है वो थोड़ा डिफरेंट है। इस केस में आपको बीमारी के ऊपर आने वाले जितने भी अखराजात हैं वो सोशल सिक्योरिटी की तरफ से रीइंबर्स यानी कि उनकी अदायगी आपको कर दी जाती है। अच्छा, इस केस में हमारे पास बेसिकली दो कंडीशंस आ जाती हैं। एक तो कंडीशन ये है कि आपके जितने भी बीमारी के ऊपर अखराजात आए हैं वो 5,000 से कम है, और दूसरी कंडीशन ये आ जाती है कि जो भी अखराजात आपने किए हैं वो 5,000 से ज्यादा है। तो पहले मैं आपको एक इस 5,000 से कम वाली जो कंडीशन है वो बता देती हूँ। इन केस आपके जितने भी बीमारी पे अखराजात आए हैं वो 5,000 से कम है, आपके पास उन तमाम तर अखराजात की जो रसीदें हैं वो आपके पास होनी चाहिए। आप ये तमाम तर जो रसीदें हैं वो लेकर अपने इदारे में उस ऑफिसर के पास जाएं जो कि सोशल सिक्योरिटी के साथ ऑथराइज ऑफिसर है। वहां पर वो ऑफिसर आपको एक CC1 फॉर्म फिल करके देगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं उसका फॉर्मेट आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये बेसिकली CC1 फॉर्म है। इसमें वर्कर की तमाम तर तफसील यहाँ पे दर्ज हो जाएगी। इस तफसील को दर्ज करने के बाद इस फॉर्म पे बेसिकली वर्कर के 3 माह का जो कंट्रीब्यूशन है, आखिरी 3 माह जो कंट्रीब्यूशन अदायगी की गई है उसकी उसकी तफसील यहाँ पे फिल कर दी जाती है। और ये जो फॉर्म है और वर्कर के कुछ डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच होते हैं, जैसे कि वर्कर के शनाख्ती कार्ड की कॉपी और वर्कर के R5 कार्ड की एक कॉपी इसके साथ अटैच हो जाती है। ये फॉर्म, R5 कार्ड और शनाख्ती कार्ड, ये तीनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये उस इदारे की तरफ से अटेस्टेड होते हैं। ये देखें यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, यहाँ से यहाँ पर जो भी इदारे का ऑफिसर है, जो भी लेबर ऑफिसर है, जो भी लेबर वेलफेयर ऑफिसर है वो यहाँ से इसको अटेस्ट कर देगा। इसके बाद ये जो नीचे वाला इसका पोर्शन है सर्टिफिकेट ऑफ कंट्रीब्यूशन का, ये बेसिकली सोशल सिक्योरिटी का जो डायरेक्टरेट है आपके डिस्ट्रिक्ट में, वहां से ये पोर्शन फिल होके साइन एंड स्टैम्प होगा। बेसिकली इसका मकसद ये है कि जो भी 3 माह के शेड्यूल का ऊपर तफसील दी गई है उस शेड्यूल को जो डायरेक्टरेट है वो वेरीफाई करता है, और वेरीफाई करने के बाद वो अपनी साइन एंड स्टैंप लगा के इस चीज का प्रूफ दे देता है। आप ये तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, CC1 फॉर्म और ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स और वो तमाम रसीदें जो जो कि इस चीज़ का प्रूफ है कि आपने जो है वो बीमारी के ऊपर अपने लिए या अपने डिपेंडेंट के लिए अखराजात किए, ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट करके तहसील डायरेक्टरेट से टेस्ट करवा के आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी सोशल सिक्योरिटी का ऑफिसर है वहाँ पे जाके सोशल सिक्योरिटी का जो हॉस्पिटल है आप वहाँ पे जमा करवाएं। जैसे ही आप वहाँ पे जमा करवाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद आपको सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल की तरफ से उन तमाम तर अखराजात की अदायगी कर दी जाएगी जो आपने बीमारी के ऊपर किए हैं। दूसरा केस जो मैंने आपको बताया कि दूसरा केस ये है कि आपके जो अखराजात हैं वो 5,000 से ज्यादा हों। आपके जो भी अखराजात होते हैं आप उन तमाम तर की रसीदें लेके अपने इदारे में जाएं उस ऑफिसर के पास जो सोशल सिक्योरिटी के साथ डील करता है। वो आपको बेसिकली दो फॉर्म्स फिल करके देगा, एक तो CC1 फॉर्म और दूसरा C1 फॉर्म। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपके साथ दोनों के फॉर्मेट शेयर करती हूँ। CC1 फॉर्म तो यही है जो भी मैंने आपको बताया, इस पे वर्कर के 3 माह की जो तफसील है कंट्रीब्यूशन की वो दर्ज हो जाएगी। दूसरा हमारे पास आ जाता है C1 फॉर्म। ये देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है। इस फॉर्म पे वर्कर की जो भी तफसीलात वगैरह है वो फिल होंगी। इस फॉर्म पे बेसिकली वर्कर के 18 माह के पेड कंट्रीब्यूशन शेड्यूल की तफसील दर्ज होती है। ये आपको स्क्रीन पे इस टाइम शो हो रहा है। ये देखिए 18 यहाँ पे कॉलम्स मौजूद हैं। 18 कॉलम्स में वर्कर के पिछले 18 माह की जो तफसील है वो दर्ज होती है, और इसके बाद सेम प्रोसेस पे ये फॉर्म, वर्कर के शनाख्ती कार्ड की कॉपी और वर्कर के R5 कार्ड की जो कॉपी है वो इदारे की तरफ से अटेस्ट होती है।
اور اس کے بعد یہ فارم جو ہے C1 فارم اور CC1 فارم دونوں فارمز پیسی ڈائریکٹوریٹ سے ویریفائی ہوتے ہیں. وہاں پہ آپ کے پیڈ کنٹریبیوشن کی جو تفصیل ہے وہ ویریفائی ہو جاتی ہے, تو یہ فارم آپ کو اٹیسٹ کر کے دے دیے جاتے ہیں. اور سیم پروسیس میں آپ نے یہ دونوں فارم سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل میں جا کے جمع کروانے ہوتے ہیں, اور وہاں سے آپ کے جو تمام تر اخراجات ہیں ان کی ادائیگی آپ کو ہو جاتی ہے. یہ بیسیکلی ایک کمپلیٹ پروسیس ہے سکنس بینیفٹ کو پروسیس کرنے کا. دونوں میں نے آپ کو بتا دیا, ورکر کے لیے بھی اور ورکر کے زیر کفالت افراد کے لیے بھی جو بھی پروسیس ہے وہ میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں. اب ہم اس سے جڑے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس اس میں یہ آ جاتا ہے کہ ان کیس یہ جو چھٹیاں ہیں یہ کسی معمولی بیماری کی صورت میں اویل کی جا رہی ہیں. ایسے میں یہ چھٹیاں آپ کو آپ کی ویج کا 75% تک پیڈ ہوتی ہیں. اس صورت میں جو ویج ہے وہ اماؤنٹ کنسیڈر کی جاتی ہے جس پر سوشل سیکیورٹی میں ورکر کا کنٹریبیوشن ادا ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کا کنٹریبیوشن جس بھی اماؤنٹ پر ادا ہو رہا ہے اس اماؤنٹ کا 75% تک آپ کو ان چھٹیوں کی ادائیگی ہو جائے گی. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر یہ چھٹیاں کسی بڑی بیماری کی صورت میں یعنی کسی جان لیوا بیماری کی صورت میں اویل کی جا رہی ہیں, ایسے میں ان چھٹیوں کی جو ادائیگی ہے وہ آپ کی ویج کا 100% تک ہو جائے گی. دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس اس میں یہ آ جاتا ہے کہ اگر یہ چھٹیاں کسی معمولی بیماری کی صورت میں اویل کی جا رہی ہیں, ایسے میں یہ جو تمام تر چھٹیاں ہیں یہ آپ کو 121 دن یعنی 121 ڈیز تک پیڈ ہوں گی. اور اگر یہ چھٹیاں کسی بڑی بیماری کی صورت میں اویل کی جا رہی ہیں, ایسے میں یہ چھٹیاں جو ہیں وہ 365 دن یعنی 365 ڈیز تک پیڈ ہوں گی. اس ڈیوریشن کے بعد آپ کو ان چھٹیوں کی کوئی ادائیگی نہیں ہوگی, لیکن آپ کا جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس اس میں ایک امپورٹنٹ کیا آ جاتا ہے کہ ان کیس آپ اپنی بیماری سے ریکور کر لیتے ہیں اور آپ کا جو میڈیکل پریکٹیشنر ہے وہ آپ کو میڈیکلی فٹ ڈکلیئر کر دیتا ہے, لیکن اس کے بعد 15 دن کے اندر اندر آپ اسی بیماری کی وجہ سے دوبارہ جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں, تو ایسے میں اس بار آپ کی جو تمام تر لیوز ہیں, آپ کی جو تمام تر چھٹیاں ہیں وہ M2 فارم پہ ہوں گی, یعنی کہ وہ تمام تر چھٹیاں جو ہیں وہ آپ کو پیڈ ہوں گی. لیکن یہ چیز یاد رہے, یہ کنڈیشن اسی صورت میں ہے کہ اگر آپ دوبارہ افیکٹ جو ہے اس بیماری سے وہ 15 دن کے اندر اندر ہوتے ہیں, اور ان کیس 15 دن کے اندر آپ کسی اور بیماری سے افیکٹ ہوتے ہیں, دین یہ کنڈیشن جو ہے یہ اس پہ لائی نہیں کرتی, دین آپ کی جو لیوز ہیں وہ تمام تر M1 اور M2 فارم کے اکارڈنگ ہی سیٹ ہوں گی. اچھا, اب آخر میں ہمارے پاس ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ آ جاتا ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ان کیس کوئی بھی ایسا سیکیورڈ ورکر یعنی کہ وہ ورکر جو کہ سوشل سیکیورٹی کے ساتھ رجسٹرڈ تھا اور اس کا سوشل سیکیورٹی میں کنٹریبیوشن ادا ہوتا رہا ہے, اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے, آئدر اس کی جو ڈیتھ کا کاز ہے, ڈیتھ کا جو ریزن ہے وہ کچھ بھی ہے, آئدر کسی نیچرل کاز سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے یا کسی حادثے وغیرہ میں اس کا انتقال ہو گیا ہے, لیکن ایک چیز یاد رہے کہ اس حادثے کی کیٹیگری میں وہ لوگ نہیں آتے جن کا انتقال ڈیو ٹو سم ایکسیڈنٹ ایٹ ورک پلیس ہوا ہو, یعنی ادارے میں کام کے دوران کوئی حادثہ پیش آیا ہو جس میں اس ورکر کا انتقال ہو گیا ہو, وہ ورکر اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے. اس کے علاوہ کسی بھی ریزن سے اگر کسی ورکر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جو لواحقین ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے سوشل سیکیورٹی سے فری میڈیکل ٹریٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے حقدار ہوتے ہیں. اس میں ہمارے پاس مزید دو جو ہیں وہ کیٹیگریز آ جاتی ہیں. ایک تو ان ورکر کی ہے جو کہ کسی نان سیزنل فیکٹری میں کام کرتے ہو. اگر کسی نان سیزنل فیکٹری میں کام کرنے والے کسی ورکر کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ انتقال سے پہلے اس ورکر کی جو مسلسل سروس ہے وہ 12 ماہ مکمل ہو, یعنی انتقال سے بالکل پہلے اس کا مسلسل 12 ماہ کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ سوشل سیکیورٹی میں ادا ہوا ہو. اگر تو اس کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ 12 ماہ تک پیڈ ہے تو ایسی صورت میں اس کے جو لواحقین ہیں وہ سوشل سیکیورٹی سے 12 ماہ تک کے عرصے کے لیے مفت جو ہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ حاصل کرنے کے حقدار ہوتے ہیں. اور دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ان امپلائیز کی آ جاتی ہے جو کسی سیزنل فیکٹری میں کام کرتے ہو. ان کے لیے یہ ضروری ہے
کہ کسی بھی 2 مسلسل سیزنز میں اس ورکر کی جو سروس ہے وہ 6 ماہ مکمل ہو رہی ہے، یعنی 6 ماہ تک کا جو کنٹریبیوشن ہے انتقال سے پہلے اس ورکر کا سوشل سیکیورٹی میں ادا ہوا ہو، اگر وہ ورکر اس پہ فال کر رہا ہے تو اس کے جو لواحقین ہیں وہ اس کے انتقال کے بعد سوشل سیکیورٹی سے 6 ماہ تک کے عرصے کے لیے فری میڈیکل ٹریٹمنٹ حاصل کرنے کے حقدار ہوتے ہیں۔ ایک چیز یہاں پہ آ جاتی ہے ہمارے پاس، کیونکہ ورکر کا جو R5 کارڈ ہے وہ اس کے انتقال کے بعد کلیئرنس کے ٹائم پہ ادارے میں واپس جمع ہو جاتا ہے، تو پھر اب R5 کارڈ پہ ہی بیسیکلی ان تمام ڈپینڈنٹس کی بھی ڈیٹیل درج ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں جو یہ میڈیکل فیسلٹی ہے وہ انتقال کے بعد کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ اس کے لیے بیسیکلی کرنا یہ ہوتا ہے کہ ورکر کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی ایک کاپی کے ساتھ ورکر کے تمام تر جو ڈپینڈنٹس ہیں ان تمام کے ڈاکومنٹ، 18 ماہ سے کم عمر بچے ہیں تو ان تمام کی جو ہے وہ بے فارم کی کاپی، اور اگر بیٹیاں 18 ماہ سے زیادہ عمر کی ہیں، 18 سال سے زیادہ عمر کی ہیں تو ان کے شناختی کارڈ کی کاپیز وغیرہ، اور اگر اس کی جو ورکر کی بیوہ موجود ہے تو اس کے بھی شناختی کارڈ کی جو کاپی ہے، یہ تمام تر ڈاکومنٹس جو ہیں یہ آپ کے ڈسٹرکٹ میں جو بھی سوشل سیکیورٹی کا آفس موجود ہے آپ وہاں پہ جمع کروائیں، وہاں سے آپ کو ایک جو ہے وہ کارڈ ایشو کر دیا جاتا ہے، اور اس کارڈ کی بیسس پہ جتنا بھی ڈیوریشن آپ کو جو ہے اس بینیفٹ کو حاصل کرنے کے حقدار ہیں اس ڈیوریشن تک آپ اس کارڈ کی بیسس پہ اس بینیفٹ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک کمپلیٹ پروسیس ہے سکنس بینیفٹ کا، اور اس سے جڑے جو بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ آئی ہوپ کوئی اس میں ابھی مزید کلیریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کوشچن ریز ہوتا ہے، آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں اس بینیفٹ سے ریلیٹڈ یا کسی بھی اور لیبر لا سے ریلیٹڈ آپ کے مائنڈ میں کوئی کوشچن آتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور پوچھیں۔